हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। हेलो ग्लैरा ग्लैरियो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ऑल क्वेश्चंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। आप सब जानते हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से एमसीक्यूज आ जाते हैं और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हिस्ट्री से आते ही आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए और जनता की भारी डिमांड हो या ना हो, हम लेके आ गए हैं ऑल क्वेश्चन ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हमने एमसीक्यूज रखे हैं, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का, और केस बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दिख रहा है सबको। तो पहला है, ये देखो। एमसीक्यू में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें मैचिंग करनी होती है और बताना होता है कौन सा आंसर सही है। इसको कैसे करें? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इसको करें तो करें कैसे। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या आता है। लाइक कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है गुसिफ मिज़िनी। तो ये क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, इनकी एक डिमांड थी जो थी यंग इटली। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी? यंग इटली। रुको जरा। इसकी डिमांड थी यंग इटली। ठीक है, तो मतलब ए तो 3 के साथ जाएगा, ये कन्फर्म है, A3 के साथ जाएगा। तीसरे ऑप्शन में A2 के साथ जा रहा है, मतलब कैंसिल। और लास्ट ऑप्शन में भी A2 के साथ जा रहा है, कैंसिल। 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑटो वन बिचमार्क। ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे साहब, जल्दी। ये चाहते थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। अगर मान लो आपको ये ना भी बताया, मतलब ये कई बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट तो सबको पता है। नेपोलियन बोनापार्ट किसकी लड़ाई में आया था? वाटरलू की लड़ाई में। ठीक है, तो सी का तो फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट होगा, तो किसमें सी का फर्स्ट दे रखा है? इसमें तो नहीं दे रखा। ये भी गया, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से करो। कि भैया, हमारे इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो हमारे नेपोलियन सिविल कोड के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बातें हैं सिविल कोड की। ठीक है, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलो। सिविल कोड की कौन कौन सी बातें जो सही है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दे रखी थी, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी दे रखा था। इन्होंने रिमूव कर दिया प्रिविलेजेस कि हाँ भाई, चर्च वाले लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, सबको समान चीज़ें मिलेंगी, ये भी सही था। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 10, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस टाइम वो किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे? बताओ बताओ। वो जो भी फिगर जो भी बनाए थे वो किस तरीके से बनाए? सोशलिज्म, सोशलिस्ट बना रहे थे? नहीं, सोशलिज्म के ऊपर नहीं बनाए थे। लिबर्टी, ये होता है लिबर्टी के ऊपर बनाए थे, वो तो बना ही रहे थे ना। ये तो हो गया। ठीक है, ऑटोक्रेसी वो नहीं चाहते थे, ऑटोक्रेसी का तो एंड चाहते थे वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिबर्टी। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, nationalism which embedded as the force in late 19th century। late 19th century में नेशनलिज्म का क्या मीनिंग था, एक तरीके से ये पूछा गया है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर क्या है? स्ट्रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ वन अवर कंट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल सही, पहला इसका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 7 के ऊपर। ठीक है, द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशनर विच हैव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनल। ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसमें क्लियर आइडिया मिल गया था नेशनलिज्म का? देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, द रशिया, देखो ये जो हमें दे रखा है द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं कहीं, तो इसके बारे में तो पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, था। और ये जो हमारे लास्ट का देखा, डी, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे नेशनलिज्म की बात हो रही है। नेशनलिज्म पहले इंडिया में आया ही नहीं था। ठीक है, अब बचे दो, रशिया रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन। रशिया रेवोल्यूशन तो कितने दिनों बाद हुआ था? याद बोलो तो, कितने महीनों बाद हुआ था, ये सालों बाद हुआ था? याद करो कि फ्रांस रेवोल्यूशन पहले हुआ था, उसके बाद रशिया रेवोल्यूशन होता है। क्यों? हमने चैप्टर पढ़ाया ना, सोशलिज्म एंड द, वो सोशलिज्म यूरोप एंड द रशिया रेवोल्यूशन, वो फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद का चैप्टर है ना। तो डैट मीन्स आंसर क्या हो गया? फ्रांस रेवोल्यूशन। ओके, ऐसे ऑप्शन को निकालो और करो। अब आ जाते हैं हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन में हमें ऐसे कुछ 4 चॉइस दे रखी होती हैं, जिसमें हमें इनमें से बताना होता है कौन सी चॉइस सही है। तो ये रहे 4 क्वेश्चन लाए मैं इसके ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से देखो और बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है?
Conservatism believe we established traditional institution of state and the society should be private. सोशलिज्म जो सोशल मतलब कंजर्वेटिव लोग थे वो अपनी क्या कहते हैं चाहते थे कि हमारी चीज़ें बची रहें, ये ट्रेडिशनल चलता रहे। बिल्कुल सही, रीज़न हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं मतलब अच्छा हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं रीज़न के ऊपर। रीज़न क्या है? ज़ोलवेन वॉज फॉर्म टू प्रिवेंट कंजर्वेटिज्म। जी ये तो बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि ज़ोलवेन को कस्टम यूनियन जो है वो इसके लिए बनी ही नहीं थी। कस्टम यूनियन मतलब टैक्स के लिए बनी थी ना वो तो, हैं इसके लिए बनी ही नहीं थी। मतलब कि रीज़न वाला गलत है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ए इज करेक्ट बस आर इज रॉन्ग। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में दे रखा है ना। अब आता है क्वेश्चन 18 पे। आर्टिस्ट इन द 19th एंड वो 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट वाई पर्सनैलिटी ऑफ नेशन। बताओ सही है या गलत है? द रिप्रेजेंट द कंट्री एज इफ इट अ पर्सन। देखो 19th सेंचुरी के जो हमारे क्या कहते हैं आर्टिस्ट लोग थे वो नेशंस चाहते थे कि हमारे नेशन जो हो इंडिपेंडेंट नेशंस हो, कंट्रीज फाउंड हो, है ना, ये सब चाहते थे। बिल्कुल सही है। और वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सन्स का यूज़ करते थे। ये भी बिल्कुल सही है। किसी ने जर्मेनिया बना रखी थी, किसी ने फादरलैंड ऑफ कह रखा था फ्रांस को, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसका क्या आंसर होगा? सारा भैया बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर। रुको रुको जरा, इस पे रुको जरा। मुझे नहीं लगता कि इफ तो 1% आना चाहिए। किसी ने जर्मेनिया बना रखी थी, किसी ने फादरलैंड ऑफ सिटीजन कह रखा था। मैं से हटा क्यों नहीं पता। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि ए और आर इज ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरा आंसर ये है इसका। ठीक है, ये भी होगा इसका आंसर। ठीक मेरे हिसाब से ये भी होगा, तो यही होगा आंसर। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 18 का आंसर ये है। ठीक है, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। वो नेशंस की बात चल रहे हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात चली है। वहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, यहाँ पर नेशन की मतलब कि रिप्रेजेंट की बात चल रही है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। ठीक है, और इसके अंदर कहीं भी आर्टिस्ट लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो एक पर्सन पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये तो है, ये बात तो है ना। इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 19 के ऊपर। ठीक है, दूसरे मिजेनी वर्कर विद द कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिव फॉर द मोनार्ची। बताओ ए इज करेक्ट? ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इनके खिलाफ थे, गोसिप मिजेनी सख्त खिलाफ थे। ठीक है, मोनार्ची के। इटली हैड बी कंटिन्यू टू बी। आप बिल्कुल नहीं। इटली हैड कंटिन्यू तो इटली कंटिन्यू नहीं रहा था भैया, ये भी गलत है। दैट मीन्स इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए और आर इज इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 19। अब लास्ट है क्वेश्चन 20। नेशनलिज्म alliance with the imperialism lead the Europe is the desired 1914। बिल्कुल सही कहा भैया, है ना, 1914 ही था। ठीक है, अब आते हैं आगे। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बी सीन colonized by the Europe power in 1918 वो 19th century began the imperialism domination। बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन योर स्क्रीन व्हाट द मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से क्या समझते हैं? बताओ बताओ, मैंने बताया था आप सबको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होती है। जल्दी जल्दी बताओ, 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 जल्दी जल्दी जल्दी। देखो देखो, ध्यान से समझेंगे। जो हमारी मोनार्ची है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, वो एक मतलब कि जो हमारी पहले हमारी क्या होती थी, हमारे होती थी एब्सोल्यूट मोनार्ची, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी उसमें क्या था? उसमें राजा का राज था, मोनार्ची थी, बट साथ में क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था।
तो हम इससे क्या डिफाइन करते हैं कि भाई उस टाइम पर 1948 के बाद, ठीक है, 1789 के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई थी, उससे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझते हैं कि हमारे साथ में क्या है, राजा तो साथ में है ही, है ना, है ना, है ना, है ना, राजा तो साथ में है ही, पर ये गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। मैं लिखूँ कहाँ पर, यहाँ पर इसके नीचे लिख देते हैं बहुत, ठीक है। इट इज सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम, गाना कोई नहीं गाएगा। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्ची शेयर पावर विद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची से हम ये समझते हैं कि जो हमारी मोनार्ची थी वो तो थी, पर उसको अपनी पावर किसके संग शेयर करनी पड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये हम समझते हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची से। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची एक सिस्टम था जिसमें मोनार्ची को जो अपनी पावर थी वो शेयर करनी पड़ी थी, विद कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारी वो बनी थी, क्या कहते हैं, वो नेशनल असेंबली के असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको क्या करनी पड़ी थी, अपनी पावर शेयर करनी पड़ी थी, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड द न्यू मिडिल क्लास यूरोप व्यू लिबरलिज्म, जो हमारे मिडिल क्लास लोग बने थे वो लिबरलिज्म को किस तरीके से देखते थे। दैट मीन्स कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है, ये समझना है बेसिकली। जो लिबरलिज्म थे उनका बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू था, फ्रीडम, ठीक है, फ्री फ्रीडम फ्रीडम चाहते थे वो, है ना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था फ्रीडम का, ठीक है, ठीक है। न्यू मिडिल क्लास जो थी वो लिबरलिज्म को किस तरीके से देखती थी, एक तो फ्रीडम के तरीके से देखती थी, हैं, एक देखती थी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड थर्ड इज वो जो क्या कहते हैं, वो देखती थी कि हाँ भाई एक स्टेट यूनियन तरह होनी चाहिए, है ना। मिडिल क्लास मानते थे क्या होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए सबके अंदर। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तभी ठीक है, ठीक है, बस टॉपिक है। डिमांड्स नहीं लिखनी है कि वो डिमांड क्या कर रहे थे, वो नेशनलिज्म को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनलिज्म की जो भावना है वो लिबरलिज्म जो थी वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे, क्योंकि लिबरल का जो मतलब होता है ना, लिबरल शब्द का जो मतलब होता है वो होता है फ्रीडम। लिबरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दो, लिबरल का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर सीक्रेट सोसाइटी ब्लरिश इन यूरोप, क्यों यूरोप में आई सीक्रेट सोसाइटी, कैसे आई यूरोप किस स्टेज के अंदर, तो इसका आंसर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी सीक्रेट सोसाइटी जो स्टेबल हुई थी यूरोप में मैनी जगह पर हुई थी, क्यों, रेवोल्यूशनरी को स्पेंड करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, किसके आइडिया को स्प्रेड करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। तो हमारे जो रेवोल्यूशनरीज
and spread their idea मतलब कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, मतलब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन थी, ज़्यादा नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है ना इसमें? नहीं भाई, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है या फिर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क का 3 मार्क का 3 मार्क का 3 क्वेश्चन 3 मार्क का। Where did the step taken by French revolutionaries to create feeling of collective identity among the French people? इसके अंदर हमें मेनली लिखना है कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए नेशनलिज्म बनाने के लिए। Let us started with question 1। तो उन्होंने सबसे पहले तो वो लेके आए ला लापताई that meaning the France is the fatherland is the फ्रांस जो है उनको उन्होंने क्या कह दिया कि हम, जैसे इंडिया में हुआ था ना कि भारत हमारी माता है, तो ऐसे फ्रांस में हो गया कि फ्रांस हमारा पिता है। ठीक है, सेकंड इज ला सिटोई, दैट मीनिंग इज फ्रांस जो है उसके सिटीजन का है। वो किसका है? इट्स सिटीजन्स। ठीक है, और क्या हुआ, इन्होंने इक्वालिटी मतलब कि क्या कहते हैं, इन्होंने स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली बना डाली। कॉमन लैंग्वेज रख दी। कॉमन लैंग्वेज रख दी और क्या कहते हैं, ट्राई कलर फ्लैग बना लिया, अपना एक ट्राई कलर फ्लैग बना लिया। इक्वल राइट्स मांगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब अब लिख नहीं सकते। ठीक है, हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 4 5 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है नेपोलियन ने क्या क्या मतलब कि मेनली नेपोलियन जो था हमारा प्यारा सा बच्चा मुन्ना चुन्ना जो भी था, उसने क्या करा। ठीक है, और अगर आप और लिखना चाहते हो, देखो मतलब ज़्यादा पॉइंट लिखने चाहिए ना, तो आप लिख सकते हो कि सिंबल्स आ गए नेशनलिज्म के लिए, नेशनल सिंबल्स बना दिए गए। ठीक है, नेशनल सिंबल्स बना दिए, नेशनल लैंग्वेज वेट और मैनेजर सब कुछ सेम कर दिया, यही क्लिक सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेपोलियन ने क्या क्या मतलब कि मेनली नेपोलियन कोड के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी थी, हमें इसके अंदर वो बतानी है। ठीक है, तो उसने जो इम्प्रूवमेंट करी थी वो लिख देते हैं क्वेश्चन 2 डालकर। पहले जो इसकी इम्प्रूवमेंट थी वो थी इन रूरल अबिडमेंट सिस्टम के अंदर करी, तो उसने अर्बन एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट करी, तो उसने ट्रेड के अंदर इम्प्रूवमेंट करी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन अर्बन एरिया, इम्प्रूव लिख के छोड़ देते हैं, मैन बाद में लिख लोगे। इन ट्रेड, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, थर्ड इज इसने ट्रांसपोर्टेशन बेटर कर दिया। बेटर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज डिस्कस द रोल
played by culture and creating the concept of nation इन यूरोप। यूरोप के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ जिसके थ्रू हमने क्या करा, राइज ऑफ नेशन हुआ, ठीक है, जिसके थ्रू कल्चर फैला, उसका कॉन्सेप्ट फैला। क्वेश्चन 3 इधर लिखेंगे। सबसे पहला जो हुआ, फीलिंग जागरूक करी गई, फीलिंग जागरूक करी गई। किससे फीलिंग जागरूक करी? आर्ट से, पोइट्री से, इस म्यूजिक से, स्टोरी से, एक ही चीज़ है, ठीक है। सेकंड इज folklores, third is language, fourth is और उन्होंने किससे करी थी? रोमांटिकनिज्म तो कैसे पूछ सकते हैं? रोमांटिकनिज्म। नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्स फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या हुआ, यूरोप में फैला, ठीक है। तो सबसे पहले तो होगा ग्रोथ, अभी लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ नेशनल स्टेट, इंकरेजिंग ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इंक्रीजिंग ऑफ लिख देते हैं, इंकरेजमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इक्वालिटी मांगी, डिमांड ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिमांड्स करी ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, रिवॉल्ट्स हुए, क्या करे, रिवॉल्ट करे, पेरिस रिवॉल्ट, सिलिशियन रिवॉल्ट, ग्रीक इंडिपेंडेंस, ये सब रिवॉल्ट हुए, जुलाई रेवोल्यूशन, ये सब रिवॉल्ट हुए, ठीक है। रिवॉल्ट करी इन लोगों ने, और क्या करा, इन्होंने यूनिफिकेशन करी। यूनिफिकेशन मतलब क्या कहते हैं, वोटिंग राइट्स मांगे, वो क्या कहते हैं, फिफ्थ कस्टम यूनियन बनाई, कस्टम यूनियन, दैट इज कॉल्ड ज़ोलबेरियन। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेफ्ट इन द वर्ड ऑफ द हिस्ट्री एवोल्यूशन स्टेट। देखो इस स्टेट को मैं मेनली जो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन 8 का, वो है कि इम्पैक्ट ऑफ वो कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन बताना है, ठीक है। मेनली बात तो बताते हैं भैया। क्वेश्चन 8, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, डेमोक्रेटिक राइट्स आ गए, ठीक है।
डेमोक्रेटिक रूल को जो था उन्होंने इनस्टेबल कर दिया। राइट्स बोला हूँ मैं भी, स्टेबल कर दिया, स्टैब्लिश्ड कर दिया या स्टेबल। ठीक है, न्यू कोड ऑफ लॉ लाया गया, लॉ ऑफ कोड लाया गया, न्यू कोड ऑफ लॉ, राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास वो क्या है कहते हैं, इसमें बता दे रहा। हाँ, राइज ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोथ ऑफ तो लिबरल आइडियाज, लिबरल्स के आइडियाज को ग्रोथ मिली। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस द मेन प्रिविलेजेस ऑफ सिविल कोड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट है। तो देखो इसमें मेरे लिए थोड़ा बड़ा मान लो, बड़ा क्वेश्चन हुआ तो आपको उसको क्या लेना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखना। ठीक है, अगर नहीं है तो भैया इसके एडवांटेज लिख के छोड़ दो, मेन प्रोविजंस लिख के छोड़ दो। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों लिखवा देता हूँ। ए भी मतलब एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट इज बेटर ट्रांसपोर्ट डॉट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब पूरी स्टाइल लिख लेना अपने। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेस नंबर ऑफ करेंसी कर दी इसने। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। इसमें क्या हुआ, उसने लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं दी थी, जो उसके सपोर्ट में थे उन्हीं को सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हुई थी। इंक्रीज्ड टैक्स, टैक्स को इंक्रीज कर दिया इसने। ओवरऑल मतलब हर जगह पे टैक्स कम कर दिया, वैसे टैक्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये जबरदस्ती क्या करने लगा, फोर्स करने लगा लोगों को। क्यों फोर्स करने लगा लोगों को, आर्मी भर्ती होने के लिए। भाई ज़्यादा सेना होगी तो जल्दी से वो क्या कहते हैं, लड़ाई अच्छे से करें, लड़ाई ज़्यादा सेना उसकी होगी तो लड़ाई में जीतेंगे। वो अगर वो जीतेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, उसके कब्जे में हो जाएंगे। पूरा यूरोप उसके कब्जे में आ जाएगा, पूरा देश कब्जे में आ जाएगा, ये सोचो। तो उसने क्या लगा दी, सेंसरशिप लगा दी कि उसके बारे में कोई कुछ छापेगा नहीं, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं छापेगा, नेशनलिज्म कोई कुछ नहीं छापेगा, डेमोक्रेसी में कोई कुछ नहीं छापेगा, ये सेंसरशिप लगा दी उसने। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर, जिसमें हमें मेन फीचर्स बताने हैं यूरोप एरिस्टोक्रेट्स के बारे में, जो यूरोप में एरिस्टोक्रेसी वाले लोग रहते थे उनके बारे में। ठीक है,
सबसे पहले तो ये जो थे सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल थे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो मैं अच्छे से लिखना है। Aristocrates is in Europe was very powerful in as a socialist and politically। ठीक है, politically is a very powerful, ऐसा करके लंबा लंबा लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, बस इतना याद रखो, लंबे लंबे लिखते हो पॉइंट्स में आंसर। ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान रख लेना उसका। ठीक है, यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे, इन सब की क्या था, कॉमन वे ऑफ लाइफ थी। जो मैं सारे एस्ट्रोक्रेट्स थे वो रिच लोग थे। ठीक है, याद है ना सबको, मैंने बताया था रिच लोग थे। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इनका जो ओम्ड होते थे ना, इस स्टेट साइड होते थे या फिर टाउन साइड होते थे। ठीक है, टाउन साइड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द कंट्री, इन द कंट्री बोलूँगा, इन द कंट्री साइड। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये जब भी मैरिज करते थे ना, ये करते थे मैरिज 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 मतलब शादियाँ सिर्फ अपने घराने में करते थे भैया। सिर्फ बड़े बड़े लोग अपने अपने घराने में शादी करते थे। चाहे कितनी दूर हो वो घराना, पर करेंगे कहाँ, अपने लोगों में शादी। ठीक है, ये ई है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में नहीं थे भैया। बेशक ये बहुत पावरफुल थे, पर ये क्या थे, माइनॉरिटी में थे। ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट वाज द मेन एम्स टू वेना कांग्रेस ऑफ 1884 डिस्कस द मेन फीचर्स। देखो भाई, इसको मैं लिखूंगा नहीं, समझा देता हूँ। ओरल 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 जो हमारी बैना थी वो थी ट्रीटी ऑफ बैना। ठीक है, ये क्या थी, मतलब ये क्यों करी गई थी, ये बनाई गई थी क्योंकि जो हमारा नेपोलियन था वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या करा था, कंजर्वेटिज्म रखा था। ठीक है, बेसिक सा माइंड में बना दूँ कि मैं इसके लिए हाथ धुक रहा है क्वेश्चन 11 के लिए बेसिक सा माइंड में बना देते हैं। ठीक है, हल्का कुछ समझ में आ जाए आपको। ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारे नेपोलियन थे वो हार गए थे। कब हारे थे, 1815 में। डिफेटेड हो गए थे, है ना, वे डिफेटेड हो गए तो वापस से क्या कहा, बर्बन मतलब बर्बन लोगों की जो बातें थी भैया, बर्बन कॉन्स्टिट्यूशन बैठा दी गई। ठीक है, यहाँ से लोगों ये वाला, उसमें क्या था, उसमें ये था भाई, इन्होंने क्या कहा, कंजर्वेटिज्म बैठा दिया, बर्बन डाइवर्सिटी बैठा दी, मतलब कंजर्वेटिज्म लगा। ठीक है, कंजर्वेटिज्म लगा दिया। कंजर्वेटिज्म लगाने के बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन कराई, जिसको हम ट्रीटी ऑफ बैना बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। तो ये बैठाई गई, उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ पर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी। ठीक है, इसे होस्ट करा था वहाँ के चांसलर ने, और ये वहाँ का कंजर्वेटिज्म बैठाने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें कौन कौन आए थे यार, कुछ इसमें आए थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड प्रशिया।
रशियन प्रशिया। और कौन थे भैया? और आए थे भाई, और कोई नहीं आया था। और ये कहाँ पर हुई थी? ये फॉर्म हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई थी। किसके थ्रू ये होस्ट करा गया था? वहाँ के चांसलर के थ्रू, जिसका नाम क्या था? डुके मैट्री क्या कहते हैं इसको? मैट्रिचिन, ये स्पेलिंग इसके ना। ये था मिली, ठीक है। ये होस्ट करी गई थी वहाँ पर कंजर्वेटिज्म बैठाने के लिए, ठीक है। इसमें मिली 4-5 फीचर्स रखे गए थे ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर। ठीक है, मेनली जो फीचर्स रखे गए थे इसमें ट्रीटी ऑफ वियना में, ये था कि भाई बर्बन डायनेस्टी लाई गई, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी लाई गई, ठीक है। और मतलब कि बाकी सब ने अपनी मतलब अपने सब चीज़ें बांट ली और भेज दी, बेच खाया सब कुछ, ठीक है। इन्होंने क्या करा? टेरिटरीज ले ली, ठीक है। जो टेरिटरीज थी उनको फिक्स कर दिया कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ेगा फ्रांस। वो टेरिटरी क्या ले ली? एक दूसरे में बांट ली, ठीक है। ये सब करा उसने। बाउंड्री एक्सपेंड कर दी, मतलब अपने एक छोटी कर दी, ताकि फ्यूचर में वो उनके लिए कोई खतरा ना बने, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने लास्ट, देखते हैं क्या है। ये है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन जो एससीईआरटी आ जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को देखो पहले भाई। विच ऑफ द बेटर नेपोलियन आर डिफेक्ट, ये सबको पता है ना। फिर भी इसके अंदर अगर ढूंढना हो तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो आपको दिखेगा। मैं भी देख लूँ पहले कहाँ पर है। वो चल्लू की हराई में हारा था हमारा नेपोलियन। नेपोलियन डिफेक्ट इन, देखो दे रखा है मेरा डिफेक्ट इन 1949। देख, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ दे रखी है ना। ये नहीं दे रखा कि किस लड़ाई में हारा था वो। ये इन्होंने नहीं दे रखा कि किस लड़ाई में हारा था। ये खुद सोच के लिखना भी पड़ेगा भैया। दैट मीन्स सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, या फिर बोलो जो भी बेस्ड क्वेश्चन बोलो, इस बार तगड़े आने वाले हैं, ठीक है। कैसा आने वाला है? तगड़े। तो सबको याद है कैसा आ रहा था? मैं लिखूँ इसके आगे? लिख देता हूँ। बैटल ऑफ वाटर लू, डिफेक्ट न्यूट्रल, ठीक है। What did the conservative think about the old traditional institution? उस कार में old traditional institution कार में ये क्या क्या सोचते थे? देखो यहीं पर है हमारा आंसर। ये fact, the strength of traditional monarchy it could make the powerful strong। ये सोचते थे कि भैया ये जो हमारा ये है क्या कहते हैं मोनार्ची वगैरह है, ये सब क्या है हमारे चीज़ को क्या कहते हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूशन को, सब चीज़ को ताकतवर बनाते हैं, स्टेट को ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। व्हाट चेंज विल मेड बाय नेपोलियन इज, नेपोलियन ने क्या क्या चेंज करे थे? अभी मैंने आपको पीछे बताया था नेपोलियन ने क्या क्या चेंज करे थे, ठीक है। ठीक है, मैंने कहाँ पर बताया था आपको? यहाँ पर देख लो। कहाँ गया? ये रहा। ये लिख लेना, ठीक है। ये इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस टिल देन, एंड तक आपको देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आपको ये पीडीएफ लिखी हुई चाहिए तो आपको ये सारी लिखी हुई पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसे बिना सिर्फ क्वेश्चंस की चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन बनता है, जल्दी जल्दी मैं आपको देता हूँ एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्या कहते हैं
क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारी 7 ईयर वॉर हुई थी उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करे हैं, कुछ और क्वेश्चंस ऑफ राइज ऑफ क्लासिसिज्म इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसमें मतलब ऑल टाइप्स के क्वेश्चन कवर करे हैं, दैट मीन्स ऑल टाइप के क्वेश्चन कवर करे हैं, वरना इस चैप्टर से हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। लाइक यूनिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं जल्दी मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन के ऊपर भी लिस्ट लेकर आऊँगा कि जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्या आ सकता है, क्या कहते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने होमवर्क क्वेश्चन सुन लिया होगा सभी ने। 7 ईयर वॉर के बारे में बताना है। एक और होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं इसी के साथ आपके लिए। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना है कि जो हमारा क्या कहते हैं सिलिकॉन सिलिशियन रिवॉल्ट हुआ था वो सक्सेसफुल था या नहीं। सिलिशियन रिवॉल्ट सक्सेसफुल था अनसक्सेसफुल था, कब हुआ था, ठीक है। और पेरिस रिवॉल्ट का बताना वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।